Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study digestive system, which is subtopic of nutrition in humans. In the previous lecture we have studied nutrition in plants, nutrition in animals, and in this lecture we will study nutrition in humans. Now start the lecture and understand what is nutrition in humans. See, the process of obtaining food and using it to grow, to stay healthy and to repair damaged tissue or body organs is known as nutrition, right? और जो nutritional process है, right? Nutritional process in humans is classified in 5 stages, right? और ये 5 stage में पहली कौन सी हो जाएगी? Ingestion, then digestion, right? Then absorption, fourth assimilation and fifth हो जाएगा egestion. राइट, व्हाट इज इंजेशन? तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसकी फर्स्ट स्टेज हो जाएगी इंजेशन. और इंजेशन क्या है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, राइट. तो इसमें फूड को क्या किया जाता है? फूड का इनटेक होता है, राइट. सो इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, राइट. अब जो फूड है जब ह्यूमंस की बॉडी में पहुंचता है तो उसकी ह्यूमन जो बॉडी है या ह्यूमंस की जो सेल होती हैं, ह्यूमन सेल्स होती हैं, वो उस फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं या असिमिलेट नहीं कर पाती हैं. क्यों? क्योंकि वो जो फूड होता है वो लार्ज पार्टिकल पे होता है, साथ ही साथ वाटर इनसोल्यूबल होता है. क्यों? क्योंकि हमने इन द प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जो प्लांट्स होते हैं, राइट, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, राइट. प्लांट्स आर एटोट्रोपिक, plants are autotrophic, and plants synthesize their own food using chlorophyll in the presence of sunlight, right. तो जो plants होते हैं वो photosynthesis से अपने food को क्या करते हैं? synthesize करते हैं, right. And plants store the food in the form of starch, right. Starch is a polysaccharide. तो ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, राइट. एंड पॉलीसेकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर वाटर इनसोल्यूबल. तो जो पॉलीसेकेराइड है वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, इसीलिए ह्यूमन सेल्स इस पॉलीसेकेराइड को या स्टार्च को जो कि फूड ग्रेन्स में पाया जाता है उसको यूज नहीं कर पाती हैं, राइट. इसीलिए हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो कि पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में, या फिर हम सीधी कहें तो लार्ज एंड इनसोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर और वाटर सोल्यूबल जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है, राइट. और उससे जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको ही हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर पाती है, असिमिलेट कर पाती है, और इस तरीके से उस एनर्जी का, उस या फूड का ग्रो होने में, हेल्दी होने के लिए, साथ ही साथ टिश्यूज को रिपेयर करने में उस एनर्जी का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, राइट. प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, देयरफॉर, राइट, plants synthesize their own food using chlorophyll in the presence of light, and plant stores their food in the form of starch, which is polysaccharide, and starch is not water soluble and starch is a polysaccharide. Therefore there is a fully developed system, right, and this is known as digestive system, जिसको हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. तो दूसरी स्टेज क्या होती है? डाइजेशन होती है. और डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज एंड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एंड वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स, राइट. फिर थर्ड आती है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन. तो जब फूड स्मॉलर एंड वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर उसे हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. सो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम. और ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ही ये फूड प्रत्येक ऑर्गन या एवरी ऑर्गन की सेल्स तक पहुंचता है. और जब ये सेल्स पर पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है? असिमिलेशन होता है. असिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स और टिश्यूज. इसके साथ ही साथ जब डाइजेशन होता है तो उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो भी क्या होता है? बच जाता है, राइट. सो द रिमेनिंग
undigested food, right? Digestion is the process of removing out the undigested food from the body. इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है, किसकी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की, राइट. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो टॉपिक है, वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल एंड वेरियस डिफरेंट क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. द फर्स्ट इज इन दिस लेक्चर we are focusing on the process of nutrition in humans. Also we have studied balanced diet. What? Balanced diet. And in the balanced diet we have also studied that which nutrients are most important for the nutrition of humans, right? For an example, we have studied macronutrients, micronutrients, vitamins, etc, etc, right? So we have studied balanced diet as well as we have studied nutrients, and these nutrients are the most important for the nutrition of humans, right? तो आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत डाटा को यूज कर सकते हैं यदि क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जा सकता है, right? So for the nutrition of human, balanced diet or many important necessary and required nutrients are required for the nutrition of humans, and in this lecture we will focus on the process of nutrition in humans, right? तो 3 मार्कर के लिए सबसे पहली चीज तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू ग्रो, stay healthy and repair any damaged body part is known as nutrition in humans. और the nutritional process in human is classified into 5 stages, जिसमें पहला हो जाएगा ingestion, then digestion, then absorption, assimilation and क्या हो जाएगा, digestion हो जाएगा. अब हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस को 1 by 1 करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे, राइट. तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, राइट. या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेशन क्या होता है उसको समझते हैं. तो डाइजेशन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, राइट. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइजेशन, राइट. और फूड को स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में क्यों तोड़ा जाता है, अभी मैंने बताया था कि प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं जो कि फूड को स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है. पॉलीसेकेराइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के द्वारा इसको एसिमिलेट नहीं किया जा सकता है. देयरफॉर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दिस, right, this large or insoluble food particle is broken down into smaller and water soluble particles so that this digested food can be absorbed as well as assimilated by human body, right. तो digestion क्या होता है, digestion is the process of breaking down large and insoluble molecules of food into smaller and soluble molecule is known as digestion. और इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में एक फुली डेवलप्ड क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है. तो अ फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमंस फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब जो डाइजेशन है, राइट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट्स. या हम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 मेनली पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा. एंड सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सिलरी डाइजेस्टिव सिस्टम. अब एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, तो देखिए एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब जो कि माउथ से कहाँ तक होती है, माउथ से लेकर हमारी कहाँ, गुदा तक होती है, एनस तक होती है. सो एलिमेंट्री कैनल, राइट, एलिमेंट्री कैनल इज फ्रॉम द माउथ ऑफ ह्यूमन बॉडी टू द एनस हो जाएगा. और इसी जो एलिमेंट्री ट्यूब होती है इसी से फूड का क्या होता है, इनटेक होता है. अब जो फूड है, ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट, जो कि तुरंत के तुरंत नहीं होती है, राइट. डाइजेशन में टाइम लगता है और डाइजेशन में जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनल के कुछ पार्ट्स में से होकर एनस तक जाता है.
अब इस प्रोसेस में एक तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनल हो जाएगी, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनके ब्रेक डाउन के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस की या एंजाइम्स की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो डाइजेस्टिव जूस हैं, राइट, वो इन डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। क्योंकि अगर ये ग्लैंड्स नहीं होंगी तो इनसे एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होगा, और एंजाइम्स नहीं होंगे तो जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, राइट। सो देयरफॉर अ डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इज डिवाइडेड इज टू पार्ट्स, राइट। फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा, राइट। अब एलिमेंट्री कैनल या जिसको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट, एंड अंडरस्टैंड आई एम नॉट यूजिंग द डायग्राम विच इज टेकन फ्रॉम द internet. Why? Because so that you could learn how to draw a diagram, right? And diagram is most important in the biology because कि इफ डायग्राम की क्या है, रिक्वायरमेंट है, तो डायग्राम की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको वहां पर डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, सो देयर इज पॉसिबिलिटी, राइट, यू वॉन्ट डू दैट। देयरफॉर आपको घर पर जो है एक दो बार डायग्राम की क्या करनी चाहिए, प्रोसेस करनी चाहिए, राइट। तो यहां पर ये और यहां से ये जो क्या है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है। एलिमेंट्री कैनल होती है, राइट। और ये जो एलिमेंट्री कैनल होती है इसके फिर कई क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिसको हम आगे समझेंगे। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा, राइट। यहां पर क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। देखिए बायोलॉजी में जितने भी जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स भले ही ब्यूटीफुल ना हो, बट जो बॉडी ऑर्गन्स बॉडी में जहां पर होना चाहिए उसको वहां पर वहीं पर दर्शाना है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो आप इस डायग्राम में यू मस्ट कम टू नो, राइट, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियाज है वो कहां पर होता है, राइट, या लीवर कहां पर होता है। क्योंकि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, पकड़ में आ जाएंगी। इसलिए आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि कहां पर जो है कौन सा बॉडी ऑर्गन है, राइट, जैसे कहां पर लीवर है, राइट, कहां पर गॉल ब्लैडर है, राइट, साथ ही साथ कहां पर पैनक्रियाज है। तो इस तरीके जो पूरी जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहां पर बात कर रहा था किसकी, ओसोफेगस की, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल की। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल यहां पर माउथ से लेकर क्या होती है, एनस तक एक क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनल, राइट, which is from mouth of human body to the anus of the human body, क्लियर। और जो एलिमेंट्री कैनल होती है ये लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें फूड क्या होता है, सबसे पहले तो हम माउथ से फूड का इनटेक होता है, फिर फूड धीरे धीरे, राइट, धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से जो है इस एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जहां पर क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है, राइट। अब ये तो क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनल हो गई, जिसमें फूड क्या होता है, फूड का जब इनटेक होता है तो वो धीरे धीरे अलग अलग एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट्स में से होकर क्या होता है, जाता है। जैसे ये ओरल कैविटी हो जाएगी, देन फायरिंग्स हो जाएगा, ओसोफेगस हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएंगी, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके साथ ही अब जब फूड इस एलिमेंट्री कैनल में होता है तो उसके डाइजेशन के लिए क्या होती हैं, राइट, ऑक्सिलरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, राइट, जिसमें दो ग्लैंड्स के बारे में हमको पढ़ना है। और यहां पर द फर्स्ट ग्लैंड इज, राइट, दिस इज लीवर, राइट, एंड सेकेंड येलोइश ग्लैंड होती है जिसको क्या कहा जाता है, यहां पर पैनक्रियाज कहा जाता है, जो कि यू शेप होती है, यहां पर पाई जाती है इस तरीके से,
ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैनक्रियाज हो जाएगा, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीवर हो जाएगा। सो दिस इज लीवर। चलिए, तो ये दो क्या हो जाएंगी, ऑक्सिलरी ग्लैंड्स हो जाएंगी जिनसे एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं और वो एंजाइम्स फूड के जो है डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये डायग्राम में जैसे जैसे हमारे जो टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसको ड्रॉ करता जाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम अगर समझें तो ह्यूमन बॉडी में, राइट, ह्यूमन बॉडी में फूड के डाइजेशन के लिए फुली डेवलप्ड क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसको मेनली हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्री कैनल एंड ऑक्सिलरी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनल है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा, फायरिंग्स हो जाएगा, ओसोफेगस हो जाएगा, राइट, एसोफेगस हो जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हो जाएगा, राइट। तो इन सभी ऑर्गन से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, या 3 मार्कर में जो एलिमेंट्री कैनल है उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 3 मार्कर क्वेश्चन से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसे हो सकता है डाइजेशन की प्रोसेस आपसे पूछी जाए, या एलिमेंट्री कैनल से आपको 3 मार्कर में क्वेश्चन दे दिया जाए, या फिर जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं वो 3 मार्कर में आ जाएं, टीथ 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, राइट, या फिर एसोफेगस 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, फायरिंग्स 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, या फिर हो सकता है 5 मार्कर में आपसे बक्कल कैविटी पूछी जाए, या 5 मार्कर में आपसे स्टोमक पूछा जाए, या 5 मार्कर में आपसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पूछी जाए, और या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव, राइट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट, या व्हाट इज द डाइजेशन इन ह्यूमंस, राइट। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हमको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको समझ में भी आ जाए, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, और जहां पर भी रिक्वायर्ड होगी मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, राइट। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज एलिमेंट्री कैनल, राइट। तो एलिमेंट्री कैनल जो होती है, एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस क्या होती है, ट्यूब होती है, इसमें कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, भले ही इसके अलग पार्ट है जैसे ओरल कैविटी है, फायरिंग्स है, राइट, बट ये क्या होती है, एक लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस क्या होती है, ट्यूब होती है। तो एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस ट्यूब, राइट, इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज अबाउट 30 फीट। तो इसकी कितनी लंबाई होती है, 30 फीट होती है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट्स हो जाएंगे 3 मार्कर के लिए। एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस ट्यूब, राइट, इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज 30 फीट लॉन्ग, राइट। The alimentary canal is divided into following part. The first is वक्कल कैविटी, या जिसको क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी भी कहा जाता है, राइट। तो इस डायग्राम में जो है वक्कल कैविटी कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी, राइट। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, ओरल कैविटी, और जो ओरल कैविटी का जो लास्ट पार्ट होता है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, राइट। सो दिस इज ओरल कैविटी, देन दिस इज फायरिंग्स, राइट, फायरिंग्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये यहां पर जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसको क्या कहा जाता है, एसोफेगस कहा जाता है, एसोफेगस हो जाएगा। देन फोर्थ हो जाएगा यहां पर क्या, फोर्थ स्टोमक। फिफ्थ हो जाएगा यहां पर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा इंटेस्टाइन। तो इसमें से यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर फिफ्थ पे हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन,
तो ये इसके कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। क्लियर। तो एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस क्या होती है, ट्यूब होती है, जो कि माउथ से लेकर एनस तक होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 फीट होती है, और जिसके कई भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा वक्कल कैविटी या उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। देन सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, फायरिंग्स हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एसोफेगस हो जाएगा। फोर्थ स्टोमक। एंड फिफ्थ में क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, देन क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। क्लियर। Now we will study the first is oral cavity or buccal cavity. Oral cavity is the first part of the alimentary canal, and this cavity contains tongue as well as teeth, right? और ये दोनों ही डाइजेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओरल कैविटी के बारे में अगर 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इन दोनों को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। और वो क्या हो जाएगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एंड दिस कैविटी कंटेन्स टंग एंड टीथ, एंड दीज टंग एंड टीथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर टंग को पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहां से समझते जाना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 78 to 79, राइट, 78 और 79 बॉडी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। उसमें से जो सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको हम, जो जितने भी ह्यूमन सिस्टम है उनको एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है टंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टंग एक ऐसा ऑर्गन है जिस पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट वर्ड्स पाए जाते हैं, और जो कि अपर क्या होते हैं, सरफेस पर पाए जाते हैं, राइट, विच गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ स्वीट, श्योर, सॉल्टी एंड क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, राइट। तो टेस्ट टंग, राइट, तो टेस्ट वर्ड्स, सी टेस्ट वर्ड्स आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग टू रिसीव द टेस्ट विच गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ स्वीट, श्योर, सॉल्टी एंड क्या हो जाएगा, बिटर सॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में से तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। फॉर मेंस यू हैव टू आल्सो कीप इन माइंड दैट कि जो टंग है उस पर टेस्ट वर्ड्स पाई जाती हैं जिनसे ही हम, राइट, टू परसीव द टेस्ट, और जो टंग होती है, राइट, उसके अलग अलग पोर्शन से अलग अलग टेस्ट क्या होता है, परसीव होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, द टंग परसीव्स स्वीट टेस्ट, राइट, जो सबसे पहला क्या होता है, फ्रंट पार्ट होता है, तो यहां से क्या होता है, स्वीट, राइट, द टंग परसीव्स स्वीट टेस्ट फ्रॉम द फ्रंटल पार्ट ऑफ द टंग, एंड जो मिड पार्ट होता है वहां से सॉल्टी एंड श्योर, राइट, कैसा, साल्टी एंड श्योर, और जो सबसे आखिरी का पोर्शन होता है उससे कैसा, विटर टेस्ट को परसीव करती है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी टंग। अब टंग का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि टंग जो है वो फूड में सलाइवा, राइट, फूड में सलाइवा को मिक्स करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, टंग करने के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ फूड की चिविंग में भी ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपको 4 फैक्ट्स याद रखने हैं, राइट। टंग के अपर सरफेस पर टेस्ट वर्ड पाई जाती हैं जो कि टेस्ट को परसीव करती हैं, और टंग के जो फ्रंट पार्ट है उससे स्वीट टेस्ट, राइट, और जो मिड पार्ट है उससे सॉल्टी एंड श्योर, और जो सबसे लास्ट पार्ट है उससे विटर टेस्ट क्या होता है, परसीव होता है। एंड जो टंग है, टंग हैव्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टीथ। देखिए, टीथ ऐसे ऑर्गन्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब टीथ के बारे में हम कुछ जानकारी पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ह्यूमन इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सेम टाइप के क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, राइट। तो सेम टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन दोज ऑर्गन्स एनिमल्स, राइट। बट अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमंस में, राइट, ह्यूमंस में सेम टाइप के जो है सेम टाइप ऑफ टीथ आर नॉट फाउंड, राइट। ह्यूमंस में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो है टीथ पाए जाते हैं। इसीलिए ह्यूमन को क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट कहा जाता है। तो ह्यूमन इज हेट्रोडोंट, ह्यूमन इज
थियोकोडोंट होता है। थियोकोडोंट का मतलब क्या है कि ह्यूमंस में जो टीथ पाए जाते हैं वो फिक्स्ड खांचों में पाए जाते हैं या फिक्स्ड प्लेस में ही पाए जाते हैं। थर्ड, ह्यूमन बीइंग्स आर डिफोडोंट। और डिफोडोंट क्या होता है कि ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, राइट। जिसको अगर हम कहते हैं कि एक प्री मैच्योर टीथ होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। जो प्री मैच्योर टीथ होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ भी कहा जाता है, राइट। और ये जो प्री मैच्योर टीथ होते हैं, ये जो मिल्क टीथ होते हैं, ये कुछ समय पश्चात ही क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उनकी जगह पर जो परमानेंट है वो टीथ आते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, डिफोडोंट। तो ह्यूमन इज हेट्रोडोंट, थेकोडोंट एंड डिफोडोंट। आल्सो जो टीथ है उनकी जो टॉप लेयर होती है उसको ही क्या कहा जाता है, एनेमल कहा जाता है। तो एनेमल इज द टॉप लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ एंड एनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर। ह्यूमन इज हेट्रोडोंट, देयरफॉर ह्यूमंस में एक समान टीथ नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ह्यूमंस में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टाइप के जो है टीथ पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंसीजर हो जाएगा। इंसीजर, राइट। इंसीजर आर द टीथ जो कि फ्रंट के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, टू कट द फूड, राइट। जैसे हमको कैरेट को खाना हो तो हम सीधा जो शुरू के दांत होते हैं उनसे ही हम क्या करते हैं, जो कैरेट होती है उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं। जैसे ये जो आपके दांत होते हैं, ये जैसे हम फूड को लेते हैं तो इन दांतों के माध्यम से क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो इंसीजर टीथ ऐसे हैं, इंसीजर जो टीथ हैं ये फ्रंट के टीथ होते हैं जो कि भोजन को क्या करते हैं, कट करते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, केनाइन टीथ। केनाइन टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं और ये भोजन को क्या करते हैं, फाड़ने में या टीयर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक जो यहाँ पर जो है शार्प टीथ पाए जाते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसी तरीके से जो टीथ पाए जाते हैं, राइट। तो जो नुकीले टीथ होते हैं, जो शार्प टीथ होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, केनाइन टीथ कहा जाता है, राइट। और ये भोजन को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो जितने भी, राइट, जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने प्रे को खाते हैं, राइट, तो उनको उनकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। यह सीधी सी बात है। जैसे आप गन्ना खाते हैं तो गन्ने को आप इन सीजर से कट कर सकते हैं क्या, नहीं कट कर सकते हैं। तो आप केनाइन से, केनाइन जो कि जो पतले होते हैं, इन दांतों से जो गन्ना है या शुगर केन है उसको आप क्या कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। तो केनाइन जो है शार्प टीथ होते हैं जो कि भोजन को टीयर करने में या फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्री मोलर टीथ और क्या हो जाएगा, मोलर टीथ हो जाएगा। तो प्री मोलर टीथ और मोलर टीथ जो हैं इनको चेक टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे गालों में क्या होते हैं, ढक जाते हैं, या इनको हिंदी में दाढ़ कहा जाता है, जिनसे भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है, राइट। तो ये भोजन को ग्रिंड कर देते हैं या चीविंग में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंसीजर फ्रंट के टीथ होते हैं जो कि भोजन को कट करते हैं। केनाइन शार्प टीथ होते हैं। प्री मोलर और मोलर जो है वो भोजन की चीविंग में या भोजन को ग्राइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको चेक टीथ भी कहा जाता है। देखिए जो मोलर टीथ होते हैं, इनमें से जो थर्ड मोलर टीथ होते हैं, राइट, जो दो यहाँ पर, दो लेफ्ट में दो राइट में जो टीथ होते हैं उनको प्री मोलर कहते हैं, देन मोलर आते हैं। और जो थर्ड मोलर टीथ होते हैं वो अबाउट 20 ईयर्स की एज में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, राइट। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विजडम टीथ कहा जाता है या बुद्धि के दांत कहा जाता है, क्योंकि ये जब जो है अपीयर होते हैं जब तक व्यक्ति क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमंस में इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर टाइप के क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, देखिए सबसे पहले चीज तो ये क्या है, ग्लैंड्स होती हैं। सो देयर आर 3 ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, राइट। तो ह्यूमन बॉडी में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सॉरी 3 पेयर, ध्यान रखना कितनी, 3 पेयर, राइट। सो 3 पेयर ऑफ
सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, और चूंकि ये ग्लैंड्स हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, ये ग्लैंड्स हैं जो कि किसी न किसी केमिकल फ्लूइड को क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं, राइट। और इनसे सेक्रेट होते हैं एंजाइम्स जो कि फूड के जो है डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमंस, राइट, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, पैरोटिड हो जाएगा, देन सबमैंडिबुलर हो जाएगा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा। अब इसको मैं आपको डायग्राम से बताता हूं, राइट। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यहां पर ह्यूमन ईयर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सजाते भी हैं ताकि ये ह्यूमन भी लगे आपको। चलिए, ये आपको ह्यूमन दिख रहा होगा, बाकी आप बालाल खुद से बना लेना। चलिए, तो 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, राइट। सबसे पहला कौन सी हो जाएगी, यहां पर पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, पैरोटिड। तो ये कौन सी हो जाएगी, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी। अभी हमने देखा था ये 3 में सबसे पहला हो जाएगी पैरोटिड, और फिर सबमैंडिबुलर। तो यहां पर पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी। फिर यहां पर जो टंग के नीचे है, यहां पर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, सबलिंगुअल। और इसके यहां पर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, सबमैंडिबुलर, राइट, सबमैंडिबुलर हो जाएगी। तो ये 3 क्या है, 3 पेयर ऑफ, राइट, 3 इस लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड। तो इस तरीके से टोटल कितनी पाई जाती हैं, सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, राइट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। तो ये क्या हो जाएंगी, यहां पर सलेवरी ग्लैंड हो जाएंगी। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो मैं उनमें डाल देता हूं, जैसे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पैरोटिड, राइट, उसके बाद में सबलिंगुअल, और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, सबमैंडिबुलर हो जाएगा। तो ये 3 क्या होती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, राइट। सो देयर आर 3 पेयर्स, विच मीन्स टोटल कितनी ग्लैंड्स होती हैं, 6, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी, राइट। और पैरोटिड जो ग्लैंड है वो ईयर के पास ही पाई जाती है। तो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। देन नेक्स्ट हो जाएगा सबलिंगुअल, जो कि हमारे टंग के ठीक नीचे पाई जाती हैं। तो सबलिंगुअल इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल इज स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, राइट। और जो सबमैंडिबुलर है, सबमैंडिबुलर इज द ग्लैंड विच सेक्रेट्स मैक्सिमम सलाइवा। तो मैक्सिमम जो सलाइवा है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, सबमैंडिबुलर के द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है, राइट। एंड ऑल सलेवरी ग्लैंड्स सेक्रेट सलाइवा, राइट। और सलाइवा कंटेन्स 99% वाटर वट 1% एंजाइम। तो सलाइवा में 99% वाटर होता है एंड 1% क्या होता है, एंजाइम होता है, राइट। सलाइवरी ग्लैंड्स आर नॉट फाउंड इन फ्रॉग्स एज वेल एज व्हेल्स, बट ह्यूमंस में देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। और जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन के या फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी, इसको ही क्या कहा जाता है, इंजेक्शन किया जाता है, राइट। सो थ्रू ओरल कैविटी, राइट, थ्रू ओरल कैविटी द फूड इज टेकन इन, राइट। हमने देखा था इंजेक्शन क्या होती है, इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी में ही, राइट, ओरल कैविटी, राइट, थ्रू ओरल कैविटी फूड इज टेकन इन, राइट। और फूड का जब टेकन हो जाता है तो वहीं से क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो अब हम डाइजेशन इन माउथ कैविटी, या यहां पर क्या होना चाहिए, आइदर बक्कल कैविटी लिखेंगे
ओरल कैविटी, ठीक है। सो डाइजेशन इन ओरल कैविटी, फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, राइट, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी। तो जैसे ही फूड का क्या होता है, इंजेशन होता है माउथ में, वैसे ही फूड का डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी। कैसे? कैसे? ओरल कैविटी में फूड इज च्यूव्ड, राइट, और चर्न्ड, राइट, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, और जो टंग है वो फूड के च्यूइंग में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट थिंग, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में या माउथ में ही फूड का क्या होता है, च्यूइंग होती है। तो फूड को चबाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, राइट। और सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। सलाइवा मेनली कंटेन्स 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक का नाम क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम हो जाएगा, राइट। जो टाइलिन है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को किस में, डाइसेकेराइड माल्टेज में तोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि जो फूड है, प्लांट अपने फूड को किस रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, और जब हम फूड ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं तो हम स्टार्च को कंज्यूम करते हैं, और यही स्टार्च डाइसेकेराइड किसमें, माल्टोस में ब्रेक डाउन किया जाता है, किसके द्वारा, टाइलिन का, राइट। तो रिमेंबर, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन, एंड टाइलिन ब्रेक डाउन्स द पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट माल्टोस, राइट। साथ ही साथ जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो कि क्या होता है, दूसरा एंजाइम होता है। सो लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट ions present in the saliva destroy the microorganisms and bacteria that came with the food। और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए लाइसोजाइम और थायोसाइनेट उनको वहीं पर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो 30% अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, उसका डाइजेशन किस में, वक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में हो जाता है। तो फूड के सभी कंपोनेंट्स का नहीं, केवल और केवल किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो किस में हो जाता है, ओरल कैविटी में ही हो जाता है। उसके बाद में सेकेंड पोर्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है, राइट। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, फेरिंग्स। चलिए, तो जो दूसरा पोर्शन हो जाएगा या दूसरा जो एलिमेंट्री जो कैनल है उसका पहला भाग क्या हो गया, यहाँ पर ओरल कैविटी हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरल कैविटी होती है, राइट। और ये जो एरल कैविटी होती है, राइट, इस ओरल कैविटी के माध्यम से ही क्या होता है, फूड आता है। और ओरल कैविटी के बाद में किसमें, फूड किस में जाता है, फायरिंग्स में जाता है। तो अब हम यहाँ पर फायरिंग्स के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, फायरिंग्स इज अ फाइब्रोमस्कुलरी शेप्ड, वाई शेप्ड क्या होता है, ये होता है ट्यूब होती है। तो फायरिंग्स इज अ फाइब्रोमस्कुलर वाई शेप्ड ट्यूब अटैच्ड टू द टर्मिनल एंड ऑफ द माउथ। तो जो हमारा माउथ होता है उसका जो टर्मिनल एंड होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, फायरिंग्स पाया जाता है, राइट। फायरिंग्स इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ च्यूव्ड और क्रस्ट फूड फ्रॉम माउथ थ्रू द ओसोफेगस। तो ये ओसोफेगस के माध्यम से उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। इसमें आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो फायरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी क्या माना जाता है, कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। 3 मार्कर के लिए फायरिंग्स इज अ फाइब्रोमस्कुलर वाई शेप्ड ट्यूब attached to the terminal end of the mouth and it is mainly involved in the passage of chewed or crushed food from the mouth through the esophagus, right। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी क्या पाया जाता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका भी ये एक भाग होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओसोफेगस हो जाएगा, राइट। तो जो ओसोफेगस है Oesophagus is a long tube that opens into stomach। और important क्या है कि due to peristalsis,
राइट। तो ड्यू टू पेरिस्टालसिस ये जो है फूड क्या होता है, डाउनवर्ड के लिए मूव होता है। कुल मिलाकर राइट जो है क्रम से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। और उस क्रम से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ही क्या कहते हैं, राइट, पेरिस्टालसिस कहा जाता है। और इसी पेरिस्टालसिस के माध्यम से ही जो फूड है वो स्टोमक में पहुंचता है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने दो ऑर्गन्स के बारे में भी और पढ़ लिया है, राइट। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो टर्मिनल एंड ऑफ माउथ होता है उसको ही फारिंक्स कहते हैं, राइट। और फिर उसके बाद में कहाँ पर आता है, ऑइसोफेगस में आता है, राइट। इसको भी मैं क्लियर लिख देता हूँ, राइट, ऑइसोफेगस हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद में ऑइसोफेगस होता है। तो ऑइसोफेगस भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें पेरिस्टल के माध्यम से ही जो फूड है वो कहाँ पर, स्टोमक में जाकर क्या होता है, पहुंचता है। अब फूड कहाँ पर आ गया है, स्टोमक में। फूड का इनटेक हुआ ओरल कैविटी या माउथ कैविटी में, देन फायरिंग्स में आया, फिर ऑसोफेगस में, और अब कहाँ पर पहुंचा, स्टोमक में पहुंचा। अब देखिए जो स्टोमक होता है यहाँ पर मेनली किसका, प्रोटीन का, राइट, किसका, प्रोटीन का मेनली क्या होता है, डाइजेशन होता है, राइट। तो स्टोमक में प्रोटीन का कैसे डाइजेशन होता है उसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा। देखिए स्टोमक सर्व्स एज अ मस्कुलर बैग which is situated toward the left side of the abdominal cavity beneath the diaphragm। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है, और डायफ्राम के नीचे ही क्या पाया जाता है, मस्कुलर बैग होता है, जिसको ही क्या कहा जाता है, स्टोमक कहा जाता है। तो 3 मार्कर के लिए आपको याद रखना है, stomach serves as a muscular bag which is situated toward the left side of the abdominal cavity beneath the diaphragm। और जो stomach है, stomach is a vital organ act as a storage for the food। तो ये एक मस्कुलर जो बैग है वो फूड का क्या करता है, स्टोरेज करता है, एंड प्रोवाइड्स इनफ टाइम टू डाइजेस्ट द मील। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो द स्टोमक आल्सो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। उसमें क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड। तो स्टोमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि भोजन के प्रोसेस में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो स्टोमक है ये एक मस्कुलर बैग होता है जो कि डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, जो कि फूड को क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ टाइम टू डाइजेस्ट के लिए भी इसमें फूड स्टोर होता है। और जो स्टोमक होता है उसकी जो इंटरनल वॉल होती हैं उस पर क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक टिश्यूज पाए जाते हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, राइट, वह भी रिलीज होता है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। चलिए अब जो स्टोमक है उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो एंटीरियर है उसको क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, मिडिल पार्ट को फंडिक कहा जाता है, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, पाइलोरिक पोर्शन कहा जाता है। अब स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि द स्टोमक इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आपसे अगर 3 मार्कर में पूछा जाए कि विच इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, सो दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोमक हो जाएगा। स्टोमक इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। और जो स्टोमक है, स्टोमक की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं, इंटरनल वॉल्स पर क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, राइट। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। और जो गैस्ट्रिक जूस है वो हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 1.8 होती है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में ही क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हो जाएंगे, पेप्सिन हो जाएगा और रेनिन हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में क्या हो जाएगा,
एक पेप्सिन हो जाएगा एंड थर्ड रेनिन हो जाएगा एंड थर्ड क्या हो जाएगा, म्यूकोसिस हो जाएगा। अब सॉरी म्यूकस हो जाएगा। इन तीनों के कार्य क्या है वो समझते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, राइट। गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन और रेनिन होते हैं एंड म्यूकस होता है। अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक के प्रेजेंस में ही जो पेप्सिन है और रेनिन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड pepsinogen converts to a active pepsin, right, and it breaks down the protein into simpler molecule जिनको क्या कहा जाता है, पेप्टोन्स कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रोटीएसिस और उसके बाद में पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय द मेन सेल्स विच आर एबंडेंटली प्रेजेंट नियर द एब्डोमिनल क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। वहीं जो HCl है, right, similarly inactive prorenin is converted to active renin, right, in the presence of HCl। तो HCl की प्रेजेंस में ही जो इनएक्टिव प्रोरेनिन है वो किस में, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन कन्वर्ट्स, राइट, द कैर्सिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क टू कैसीन। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है जो कि फैट को क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो म्यूकस होता है, म्यूकर प्रोटेक्ट्स द स्टमक बाय रिड्यूसिंग द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है। और जब कभी भी HCl का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उससे एसिडिटी बढ़ती है और उससे एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें HCl होता है, म्यूकस होता है और गैस्ट्रिक जूस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही जो प्रोरेनिन है वो प्रोपेप्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। फिर HCl के प्रेजेंस में जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मिल्क में पाई जाने वाली कार्सिनोजेन प्रोटीन को किस में, कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो ट्राइग्लिसराइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक बाय रिड्यूसिंग एसिडिक इफेक्ट। नेक्स्ट कहां पर हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो देयर आर 3 इंटेस्टाइन, सॉरी एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझे इंटेस्टाइन से भी जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है। तो द लेंथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन इज अबाउट 20 फीट। अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्री कैनल है, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज 30 फीट और आउट ऑफ 30 फीट जो 22 फीट लेंथ है वो किसकी होती है, इंटेस्टाइन की ही होती है। तो द लेंथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन इज अबाउट 22 फीट। और जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें इस इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो और भी ज़्यादा होती है, सो दैट इट कुड प्रोवाइड एडिशनल सरफेस और उससे जो सेल्यूलोज है उसका डाइजेशन इजीली हो जाए। जो इंटेस्टाइन है उनको शेप एंड लेंथ के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, वो लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में क्या होती है, लो वाइड होती है या स्मॉल वाइड होती है। या हम एक तरीके से करते हैं कि ये बहुत ही क्या होती है, संकीर्ण होती है, नैरो होती है, राइट। तो W, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है बट ये नैरो होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो केवल 5 फीट होती है बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में क्या होती है, वाइड होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ड्यूडोनम, देन जेजुनम एंड क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपको डायग्राम में बताना चाहूँ तो जो पूरी हमारी माउथ से लेकर एनस तक 30 फीट लंबी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनल होती है जिसका फर्स्ट पार्ट होता है ओरल कैविटी, फिर फायरिंग्स, देन ओसोफेगस,
राइट, फोर्थ स्टोमक, और स्टोमक के बाद में यहां से जो पोर्शन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वो किसका है, इंटेस्टाइन का है। किसका है, इंटेस्टाइन का है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है वो भी दो प्रकार की होती है, एक नैरो इंटेस्टाइन जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम हो जाएगा, तो द फर्स्ट पोर्शन इज ड्यूडेनम, राइट। उसके बाद में जो बीच का पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, जेजुनम, एंड जो लास्ट वाला पोर्शन होता है यहां पर, इसको क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है। तो ये जो 3 भाग हैं, ये शुरू का जो भाग है इसको ड्यूडेनम कहा जाता है, देन जेजुनम बीच का भाग, और थर्ड क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 22 फूट, राइट, 22 फीट की क्या पाई जाती है, इंटेस्टाइन पाई जाती है, जिसमें से 5 फीट की लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और रिमेनिंग, राइट, रिमेनिंग 17 फीट की क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर 3 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा। देखिए इलियम में क्या पहुंचता है, कायम पहुंचता है। अब कायम क्या होता है, इसको 3 मार्कर के लिए याद रखें, राइट। द एसिडिक फूड, हमने देखा था कि स्टोमक में क्या निकलता है, HCl, राइट। तो आफ्टर लीविंग स्टोमक द एसिडिक फूड इज नोन एज कायम, और जब कायम है तो सबसे पहले कहां पर पहुंचेगा, ड्यूडेनम में पहुंचेगा, राइट। तो द कायम रीचेस ड्यूडेनम, और जैसे ही वो ड्यूडेनम में पूछता है सबसे पहले उसमें क्या मिलता है, बाइल जूस मिलता है, राइट। और बाइल जूस जो है भोजन को या फूड को, कायम को क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है। तो बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बना देता है। तो सबसे पहले बाइल जूस आकर इसमें मिलता है, देन, राइट, देन पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास कम्स एंड मिक्सेस विद द कायम। तो सबसे पहले जो कायम है वो ड्यूडेनम आता है, जहां पर बाइल जूस उसमें मिलता है, फिर पैनक्रियाटिक जूस उसमें मिलता है। आफ्टर दैट जो भोजन है वो कहां पर पहुंचता है, इलियम में पहुंचता है, जहां पर द एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस जो है कंप्लीट होती है, राइट। अब हम समझते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन होता कैसे है। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं। एज सून एज द फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन 3 डाइजेस्टिव जूस, राइट, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस उसमें आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं बाइल जूस, जिसको आपको 5 मार्कर के लिए भी याद रखना है। देखिए बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द लीवर, किसके द्वारा सेक्रेट होता है, ये लीवर के द्वारा। तो बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द liver, but actually it is stored in gallbladder, right. The bile juice is a greenish yellowish क्या होता है, slightly alkaline liquid होता है, right. और every day 600 ml जो है bile juice क्या होता है, सेक्रेट होता है, जिसमें कोई भी एंजाइम जो है नहीं होता है, बट इसमें वाइल पिगमेंट जैसे बिलिवरीन या वाल्वेर्डिन, राइट, विलिवर्डिन जो है ये क्या होते हैं, इसमें आकर मिल जाते हैं। जो बाइल जूस होता है उसमें कितने सॉल्ट्स होते हैं, 2 सॉल्ट्स होते हैं, एक हो जाएगा सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट हो जाते हैं। एंड दीज 2 सॉल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ब्रेक डाउन द फैट प्रेजेंट इन द फूड विद वाटर इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और इसको ये क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर एज प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो किसमें होता है, स्टोमक में होता है। और बाइल जूस जो है ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, और फैट में सोल्यूबल विटामिन कौन से, A, D, E, K। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि यदि किसी व्यक्ति का गाल ब्लैडर निकाल लिया जाए तो उससे क्या होगा, गाल ब्लैडर निकाल लेंगे तो जो वाइल का स्टोरेज है वो हट जाएगा, और अगर वाइल नहीं मिल पाएगा फूड में तो उससे फैट का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इतनी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है, वाइल जूस के बारे में, जो कि 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो वाइल जूस
इज सेक्रेटेड बाय लीवर। तो वाइल्ड जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये एक ग्रीन येलोइश एल्कलाइन क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कि 600 ml पर डे निकलता है। और इसमें एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, बट 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, राइट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। साथ ही साथ जो वाइल है उसमें 2 सॉल्ट्स पाए जाते हैं, राइट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, जो कि फूड को वाटर के साथ में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। इसके साथ ही वाइल्ड जूस है जो वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ए, डी, ई के, इनके एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, उसके बाद में क्या मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस मिलता है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किससे निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है। तो अगर हम हमारे डायग्राम में देखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीवर हो जाएगा। अब लीवर है, इस लीवर में यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से गॉल ब्लैडर होता है, और यहाँ तो एक जो है इस तरीके से यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा। तो डक्ट के माध्यम से, ये थोड़ा डायग्राम ज़्यादा दूर हो गया है, मैं डायग्राम के लिए समझा रहा हूं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर B.1 क्योंकि A पॉइंट में एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा, B में क्या हो जाएगा जो है एक्सिलरी ग्लैंड्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लीवर, और लीवर के साथ में ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर GB। और गॉल ब्लैडर में तो लीवर से बाइल जूस क्या होता है, राइट, जो है लीवर सिंथेसाइजेस वाइल्ड जूस, जो कि स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में, और जो ड्यूडेनम में जाकर क्या होता है, सबसे पहले मिलता है। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर B.2, ये क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। और पैनक्रियाज से आकर इसमें क्या मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस मिलता है, जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। तो अब उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। चलिए, तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस इज अ एल्कलाइन विच इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक सेल्स। तो पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक सेल्स के माध्यम से ही जो एल्कलाइन लिक्विड है, राइट, पैनक्रियाटिक जूस है, ये क्या होता है, रिलीज होता है, जिसमें 98% वाटर होता है, और रिमेनिंग 2% में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, राइट। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है, इट कंटेन्स एंजाइम लाइक, राइट, अमलसीज, राइट, देन क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा, राइट, फिर क्या हो जाएगा, कीमोट्रिप्सिन हो जाएगा, फिर कार्बोक्सी पेप्टाइड्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, राइट, कीमोट्रिप्सिन हो जाएगा, फिर कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएंगे। तो इसमें ये एंजाइम्स होते हैं, और चूंकि ये एंजाइम्स फूड के सभी कंटेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। क्लियर। तो पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन होता है विच इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक सेल, जिसमें 98% वाटर होता है, रिमेनिंग 2% में एंजाइम्स होते हैं लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, राइट, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, राइट, एंड लाइपेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स सभी के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर पैनक्रियाटिक जूस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर इंटेस्टिनल, क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। अब जो फूड है या कायम है, पहले ड्यूडेनम में, देन इलियम में, राइट, और उसके बाद में सबसे आखिरी में, पहले ड्यूडेनम में, जेजुनम में, और फिर कहां पर पहुंचता है, इलियम में, और इलियम में ही जाकर एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जो जूस है वो कंप्लीट होती है। ये क्या होती है, तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कई प्रकार का है जो है एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जो कि भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इंटेस्टिनाइल क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा।
तो जो इंटेस्टिनल जूस होता है ये पेल येलो होता है, जो कि कैसा होता है, अल्कलाइन लिक्विड होता है, जो कि इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, सेक्रेट होता है। तो इंटेस्टिनल जूस इज सेक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि पेल येलो स्लाइटली अल्कलाइन लिक्विड होता है, राइट, जो कि इंटेस्टिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और एवरी डे 2 से 3 लीटर जो है इंटेस्टिनल जूस क्या होता है, सेक्रेट होता है। और इंटेस्टिनल जूस में फॉलोइंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे माल्टोज कन्वर्ट ग्लूकोज, राइट, तो माल्टेज कन्वर्ट माल्टोज टू क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले फूड में क्या होता है, स्टार्च होता है, और स्टार्च को क्या हो जाएगा, टाइलिन, जो कि किस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। तो जैसे ही फूड का इंटेक होता है तो सलाइवा का पाया जाने वाला टाइलिन उसको डाइसैकेराइड किस में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है, और फिर यही जो माल्टेज कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में किसके द्वारा टूटता है, माल्टेज के द्वारा। तो माल्टेज इज अ एंजाइम जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। देन लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर देता है, और इरेप्सिन हो जाएगा, इरेप्सिन ब्रेक डाउन डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, राइट, जो कि प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। और मैंने बताया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ह्यूमन अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सब का डाइजेशन होता है, और इस तरीके से डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। सो इन दिस वे जो फूड है वो टोटली क्या हो जाता है, फूड का डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद में देखिए, डाइजेशन के बाद में जो लार्ज एवं इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स एब्जॉर्प्शन आल्सो टेक प्लेस बाय द बिली लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो विलीज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है ये ब्लड के माध्यम से बॉडी के ऑर्गन्स की सेल्स तक क्या होता है, पहुंचता है, जहां पर क्या होता है, असिमिलेशन होता है। तो आफ्टर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इज कैरीड बाय द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी where food is assimilated by the tissues, राइट। और जब जो ब्लड के माध्यम से डाइजेस्टेड फूड है वो सेल्स तक पहुंचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया पर ही फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज सेल्स के द्वारा, टिश्यूज के द्वारा किया जाता है, और इस तरीके से फूड का क्या हो जाता है, असिमिलेशन हो जाता है। अब जो अनडाइजेस्टिव काइम होता है, राइट, जो अनडाइजेस्टिव काइम होता है वो फिर कहां पर पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, राइट। तो अनडाइजेस्टेड काइम रीचेस द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, तो उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड द रिमेनिंग काइम इज कलेक्टेड एज अ फीसेस इन, राइट, और उसको एनस से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। तो फिफ्थ स्टेज क्या हो जाएगी, एजेशन हो जाएगा। एजेशन क्या है, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर को और मिनरल सॉल्ट्स को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। और एब्जॉर्ब करने के बाद ही जो फूड है उसको एलिमिनेटेड आउट किया जाता है, अर्थात बॉडी से एनएस के माध्यम से स्टूल के रूप में क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से एजेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो जो एजेशन की प्रोसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एज कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, राइट। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन,
बट इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट शॉर्टर इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 5 फीट होती है, और इसका जो लेंथ 5 फीट होती है, एंड दिस इज 2.5 इंचेस वाइड। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सीकम में, कोलन में और रेक्टम में क्या होती है, डिवाइड होती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में समझें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या आती है यहाँ पर, सीकम फर्स्ट, देन जो मिड पार्ट होता है उसको ही क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है, एंड थर्ड दिस इज रेक्टम, और रेक्टम में ही जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ समय के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, और उसके बाद में वही जो फूड है वो एनस से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया है, और आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से बनाते हुए आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये मैं टंग और बना दे रहा हूँ, राइट, ये क्या हो जाएगी, टंग हो जाएगी, ये ग्लैंड्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, क्लियर। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट हो जाएगा सीकम, देन कोलन, देन क्या हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट सेक्रेट एनी एंजाइम, बल्कि लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सम मिनरल सॉल्ट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अ स्टोरेज, आप जो भी फूड को कंज्यूम करते हैं उसको एक फिक्स्ड टाइम पर, राइट, जब भी आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है तो आप उसको बॉडी से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट आउट कर देते हैं, राइट। सो देयर इज, राइट, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट सेक्रेट any enzyme, right, here water and some minerals are absorbed, और साथ ही साथ इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, द मेन फंक्शन इज टू ओनली स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। तो ये अनडाइजेस्ट फूड को कुछ समय के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप दोपहर में खाते हैं, जैसे आपने 12 o'clock को खाया, अब आप पढ़ने को बैठे, अगर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती तो तुरंत के तुरंत आपको अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एक्सक्रीट करना होता, राइट। जबकि अगर हम देखें तो जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि ह्यूमंस जो है 24 आवर में 1 टाइम क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, अर्थात उनकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है इन द मॉर्निंग टाइम जो है पूरा का पूरा अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टूल के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ समय के लिए फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जो ह्यूमंस है, राइट, इन ह्यूमंस अ ट्विस्टेड एंड कॉइल स्ट्रक्चर अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग इमर्जेस फ्रॉम द सीकम, और उसको ही क्या कहते हैं, बर्बीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दरअसल क्या है कि जो वेजिटेरियंस है, तो जो हमारे पूर्वज थे वो कि घास को खाते थे, सेल्यूलोज को कंज्यूम करने के लिए ही अपेंडिक्स होती थी, राइट। बट अब हम सेल्यूलोज या घास को नहीं खाते, इसलिए जो बर्बीफॉर अपेंडिक्स है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो चुका है, जो कि क्या होता है, सीकम का ही पार्ट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, क्लियर, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम हो जाएगा, कोलन हो जाएगा और रेक्टम हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है, बल्कि इसमें फूड को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट। और रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर रहता है, और लेटर उसको फिर एनस से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, या हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, क्लियर। अब हमारे सिलेबस में क्या है, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी है, राइट। और बॉडी ऑर्गन्स में हमको लीवर के बारे में पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ध्यान रखें जी, ये ऑर्गन्स आपको समझने में भी मदद करेंगे, और हमारा सिलेबस इतना उलझा हुआ है कि हमको बॉडी ऑर्गन्स पढ़ने, राइट। तो बॉडी ऑर्गन्स में हमको पैनक्रियाज के बारे में और लीवर के बारे में भी पढ़ना है, राइट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। सो इन दिस वे वी हैव
we have understood the digestive system, as well as we have understand the process of digestion. In the upcoming lecture we will study digestive glands as well as excretory system. Till then, thank you.